हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के टॉप 15 एमसीक्यूज जो आपके स्कूल टेस्ट में जरूर आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं। तो देखो, आपको पता है लीनियर इक्वेशन में जो बेसिकली मैं थोड़ा सा बता दूं, वो कंसिस्टेंसी बेस्ड क्वेश्चंस काफी बनते हैं एमसीक्यू में। तो आई होप आपको पता हो कंसिस्टेंसी में क्या होता है। वो a1/a2, b1/b2, C1/C2 पे जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और पैरेलल की कंडीशन होती है, तो वो आपको बस पता होनी चाहिए। और बाकी मैं बता ही दूंगा कोई क्वेश्चन अगर आएगा, लेकिन आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाई दिस एंड द एक्स एक्सिस। मतलब आपको पॉइंट बताना है इस लाइन का और एक्स एक्सिस पर वो कहां पे इंटरसेक्ट करता है। तो आपके पास लाइन है 3x - 2y = 6। ठीक है, आपको ये बताना है कि एक लाइन और एक्स एक्सिस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमें बचपन से सिखाया गया, 9 क्लास से, बचपन मतलब 9 10, ठीक है, शुरुआत में, कि भाई एक्स एक्सिस पे एट एक्स एक्सिस क्या हमारा y कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स एक्सिस पे क्या हमारा y कोऑर्डिनेट 0 होता है। आप कहोगे हाँ सर होता है। तो जरा y कोऑर्डिनेट को 0 कर दीजिए यहां पे। तो 3x - 2 × 0 = 6। ठीक है, क्या हो गया, 3x - 2, y की वैल्यू 0 पुट कर दी, = 6। तो ये आ जाएगा 3x - 0 = 6। 3x आ जाएगा 6 के इक्वल, तो x आ जाएगा 6/3 यानी 2 आ गया। तो अगर x 2 आया और y कोऑर्डिनेट 0 है तो हमारा पॉइंट होता क्या है। क्या पॉइंट हमारा x, y होता है। तो x 2 है और y 0 है, तो पॉइंट क्या आ जाएगा 2, 0 यानी a पार्ट। समझ में आया। सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और हमने x फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो आपके पास जो पहली इक्वेशन है cx - y, इस 3 को आप कांस्टेंट टर्म को ना LHS में लिख लिया करो। तो -3 = 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6x - 2y - 4 = 0। ये होता है। अच्छा, हमें पता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। अगर नहीं पता तो मैं लिख देता हूं, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, तो भाई ये कंडीशन होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, तो जरा अप्लाई करके देखें कि इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट, यानी ये 6c है। a2 क्या है, यहां पे 6 है, इक्वल टू b1/b2। तो b1 क्या है, y का कोफिशिएंट -1 और ये -2, तो -1/-2 इक्वल टू c1/c2 -3 और ये -4 है। तो c/6 इक्वल टू, ये माइनस माइनस कट जाएगा 1/2, ये कट जाएगा 3/4। ये क्या, ये तो आपस में इक्वल ही नहीं है। जबकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। लेकिन ये तो देखो, अब आप कहोगे सर ये भी तो बराबर नहीं है, तो इसके बारे में तो अभी आपको पता नहीं है ना c कितना है। लेकिन यहां पे तो साफ साफ दिख रहा है कि ये आपस में इक्वल नहीं है। मतलब सिंस ये रिजल्ट आपका इक्वल ही नहीं है, सिंस b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब ये दोनों जो रिजल्ट है, जबकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, ये होती है ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन। लेकिन हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो फिर तो हमें सी हम चाहे जो रख लें, हमें कभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये कभी इक्वल होंगे नहीं। क्योंकि इनमें तो तुम कोई चेंज कर ही नहीं सकते ना, इनमें तो आप कोई चेंज कर ही नहीं सकते, ये तो इक्वल आएंगे ही नहीं कभी। और जब ये इक्वल नहीं आएंगे तो सी की कोई वैल्यू मिलेगी नहीं। तो नो वैल्यू ऑफ सी, सी की हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ सी, इसका आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया सबको, नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ सी। क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन।
अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग हैं तो इसमें किस टाइप का सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये होती है यूनिक सॉल्यूशन या इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन। तो चलो पहली लाइन को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो पहली लाइन क्या हो जाएगी? माइनस का 3x प्लस का 5y, और ये जो प्लस का 7 है इसको LHS में कर दें तो -7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा 2px माइनस 3y, और ये 1 जो है वो LHS में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -1 इक्वल टू 0। चेक कर लो, क्या हमारी इस तरीके से दो इक्वेशन आ जाएंगी? चेक करो। तो अगर यहां पे A1 और A2 पुट कर दें, A1 मतलब माइनस का 3, A2 मतलब 2p, तो ये माइनस का 3 अपॉन 2p नॉट इक्वल टू B1। B1 होता है y का कोफिशिएंट यानी 5 अपॉन B2 क्या है? माइनस का 3। इतना आ जाएगा। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। 2p इंटू 5 हो जाएगा 10p नॉट इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 9, तो p आ जाएगा नॉट इक्वल टू 9 अपॉन 10, यानी p की वैल्यू 9 अपॉन 10 नहीं हो सकती, बाकी सब कुछ हो सकता है। ठीक है, अब कोई तुमसे बोले p क्या हो सकता है, तो तुम ये बोलोगे p 9 अपॉन 10 नहीं है। अब रियल नंबर ये है, तुम्हारी नंबर लाइन है, इसमें 9 अपॉन 10 वाली जो वैल्यू है वो नहीं हो सकती, बाकी सब कुछ हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल रियल वैल्यू ऑफ p एक्सेप्ट 9 अपॉन 10। समझ में आया? तो यहां पे एक्सपेक्ट जो किया गया, एक्सेप्ट किया गया 9/10 को, 9/10 को छोड़कर, ठीक है, ऑल रियल वैल्यू हो जाएंगी। क्लियर हो गया? क्लियर? इस तरीके से अगर आपको समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन तो फटाफट यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है नेक्स्ट में? द पॉइंट दिस लाइज ऑन दिस लाइन द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू बतानी है, और तुम्हारे पास लाइन है 2x प्लस का 3y इक्वल टू 15। ठीक है, क्या है? 2x प्लस का 3y इक्वल टू 15। हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक पॉइंट जो है वो इस लाइन पे लाई करता है, इस लाइन पे। तो चलिए ट्वाइस ऑफ x की जो वैल्यू, ये x है ये y है, कोई भी पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो सेटिस्फाई करता है। हमने यही सीखा है कि कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन पे लाई करता है तो वो क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो x की जो वैल्यू है वो ये रख दो, 2p माइनस का 3 प्लस का 3 इंटू वाई, y की वैल्यू ये पुट कर दो, p प्लस 2 इक्वल टू 15। बस इसको सॉल्व कर दो। ये x होता है, देखो पॉइंट में ये x होता है और ये y होता है, तो x और y को पुट कर दो, यहां से हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4p, 2 इंटू 3 माइनस का 6, 3 इंटू p 3p, 3 2 जा 6 इक्वल टू 15, 4p प्लस 3p 7p आएगा, 6 से 6 कट गया इक्वल टू 15। तो p की वैल्यू यहां पे क्या 15 अपॉन 7 आ जाएगी? चेक करें, मतलब हमने क्या करा था? 2x x पुट करा, 3y y पुट करा, सॉरी यहां पे लेकिन ये -15 था। कितना था? -15। तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ये था 2x प्लस 3y इक्वल टू -15। हमने x पुट करा, y पुट करा, 4p हुआ, माइनस का 6 3p हुआ, प्लस का 6 ये कट गया 7p, इधर -15 है, तो ये माइनस का 15 अपॉन 7 आएगा, जो कि डी पार्ट है। क्लियर सबको? समझ में आ गया वाला क्वेश्चन? चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। इस लाइन की डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन लिखनी है, यानी -5x प्लस का 7y इक्वल टू 2 का इक्वल टू 2, इसकी लिखनी है डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। डिपेंडेंट सोचोगे यार, डिपेंडेंट तो कोई कंडीशन नहीं पड़ी है, तो याद रखो डिपेंडेंट का मतलब यहां पे है इनफाइनाइट का, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। ठीक है, डिपेंडेंट का मतलब क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, डिपेंडेंट का मतलब क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस बात को याद रखना कि डिपेंडेंट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा जी, ठीक है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे चेक करें?
तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करूं, -5x + 7y - 2 = 0। अब सारे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो चलिए ऑप्शन ए के साथ चेक करते हैं। ऑप्शन ए है 10x प्लस का 14y प्लस का 4 = 0। तो ये हमारी मेन कंडीशन है और ये हमारा ऑप्शन ए है। तो a1/a2 करके देखें, -5/10। देखो अगर मैं इसमें a1/a2 निकालूं तो a1 कितना है -5, a2 कितना है 10, तो -1/2 आ गया। b1/b2 कर लो तो ये 7 ये 14 है, तो ये 1/2 आ गया। हमारे ये सारे रिजल्ट इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहां पे तो ये इक्वल नहीं है, यही इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ऑप्शन ए रिजेक्ट। चलो ऑप्शन बी चेक कर लो। बी हमारे पास है -10x -14y प्लस का 4 = 0। चलो a1/a2 फाइंड आउट कर लेते हैं इसमें। तो a1 है -5, a2 है -10, तो ये 1/2 आ गया। b1/b2, b1 है हमारा 7 और ये है -14, तो ये -1/2 आ गया। अगेन ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। चलिए अब आ जाओ सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन में हमारे पास लाइन है -10x प्लस का 14y प्लस 4 = 0। तो अगर यहां पे a1/a2 निकालोगे तो a1 है हमारा -5, ये है -10, तो 1/2। b1/b2 करोगे तो 7 है और यहाँ पे 14 है, y का कोफिशिएंट, ये भी 1/2। c1/c2 करेंगे तो ये -2 है, ये +4 है, तो ये -1/2। अब इसमें ये दोनों तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि सारे रिजल्ट इक्वल होने चाहिए। अब जाहिर सी बात है ए बी सी नहीं है तो डी ऑप्शन होगा, लेकिन करके देख लेते हैं। तो इसको रेज कर देता हूं, डी ऑप्शन चेक कर लेता हूं। तो डी ऑप्शन में क्या है हमारे पास 10x माइनस का 14y और ये जो -4 राइट साइड लिखा है इसको एलएचएस में लिख लेते हैं, +4 = 0। चलिए अब a1/a2 निकालते हैं। तो माइनस का 5/10, तो माइनस का 1/2। b1/b2 कर लो तो 7/-14 माइनस का 1/2। c1/c2 माइनस का 2/4, तो देखो ये भी -1/2। क्या ये सारे सेम आ रहे हैं? इसीलिए इसका आंसर डी पार्ट है। लेकिन यार इस तरीके से इस मेथड से करेंगे, देखो आंसर तो आ गया नो डाउट, लेकिन जैसे कि लास्ट ऑप्शन था तो टाइम बहुत ले गया। तो क्या हमारे पास कोई तरीका है अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, हम इजीली आंसर निकाल पाए? तो यार इसका तरीका है। क्या है वो तरीका? कि आपके पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है माइनस क्या है, माइनस का 5x प्लस का 7y = 2, आप यहीं से आंसर पता कर सकते हो। कैसे? आपको दिख रहा है हर ऑप्शन में 10 आ रहा है, 10x 14। 5 जो है वो 10 कब आएगा? 2 के मल्टीप्लाई करने से। तो 2 का जरा मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 10x प्लस का 14y = 4। बस हो गया यही आंसर। अब ये देख लो इसमें किस में ये आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या डी ऑप्शन आ गया? समझ रहे हो? तो आप इस तरीके से डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको? आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। थोड़ा सा इसमें टाइम आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है 47x प्लस का 31y = 18, फिर है 31x प्लस का 47y = 60 और बोला x प्लस y बताओ। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। अगर कोई बच्चा गलती से भी पहले x निकालने बैठ जाएगा और y, तो वो तो उसका तो हो गया टाइम वेस्ट। याद रखना यहां पे अगर x का कोफिशिएंट है वो यहां पे y का है और यहां जो y का है और यहां पे x का है, ऐसी दोनों कंडीशन को आप ऐड कर देना। क्या कर देना? ऐड कर देना। तो आपकी इक्वेशन बहुत आसान आ जाती है। तो 47 में 31 ऐड होगा तो आएगा 78, ये भी 78 और ये भी 78। तो पूरी इक्वेशन को अगर 78 से डिवाइड कर दें तो x प्लस वाई क्या 1 के बराबर आ जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है, समझ रहे हो?
समझ में सर? तो ये x प्लस वाई किसके बराबर आ गया? 1 आ गया। तो x प्लस वाई किसके बराबर है? 1 के बराबर। हो गया, कर लिया हमने सॉल्व। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसमें, तो अभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन तो 2-3 बार कर लिया है। तो 2x प्लस का 3y माइनस 6 कर लो इसको, इक्वल टू 0। यहां पे है 2ax प्लस इधर है a प्लस बी इंटू वाई और 24 को भी इधर ले आओ, इक्वल टू 0। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यही तो होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 यानी कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2a है, तो 2 अपॉन 2a इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो b1 3 है, b2 ये a प्लस b है, तो 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू c1 अपॉन c2 यानी -6 अपॉन माइनस का 24। ये आएगा, समझ में आया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन लगा दी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अगर मैं इन दोनों को ले लूं तो 3 का मल्टीप्लाई तो इस 2a में होगा तो 6a आ जाएगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई a प्लस b में कर लो यहां पे, तो 6a इक्वल टू 2a प्लस का 2b, ये आ जाएगा। तो 2a को इधर माइनस कर दो, तो 6a माइनस का 2a इक्वल टू 2b, यही तो आएगा। चेक करें, मतलब मैंने क्या करा, पहले 2 अपॉन 2a लिखा, 3 अपॉन a प्लस बी लिखा, a प्लस बी कैसे मल्टीप्लाई करा, तो 2a प्लस 2b और ये 6a, तो ये 4a आ जाएगा इक्वल टू 2b। 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा तो b बराबर क्या आ जाएगा? 2a। तो b इक्वल टू 2a कौन सा ऑप्शन है? क्या ये ऑप्शन बी पार्ट है? आया समझ में? तो आंसर आ गया बी पार्ट। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, इन सब क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक टेलीग्राम है क्लास 9-10 का जिसमें सारे सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ मिलती रहती है, और एक मेरा पर्सनल भी है मैथ्स के लिए भी, वो उस पर भी आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि भाई टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है, उस पर आपको सारी चीजें मिलती रहती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक हमारा बैच भी चल रहा है क्लास 10 का, जिसमें आपको पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल लाइव क्लासेस, आपके डाउट सॉल्विंग सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और ये अफोर्डेबल भी है। 3000 में आपको सारे सब्जेक्ट मिलते हैं। जैसे एसएसटी में आपको धिगराज सर पढ़ाते हैं, संतोष सर साइंस पढ़ाते हैं, मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ, कृति मैम इंग्लिश पढ़ाती है। तो ये 3000 और आप अगर कोड यूज कर लेते हो तो आपको ये और सस्ता हो जाएगा आपके लिए। मतलब मुझे लगता है 2500 के आसपास आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। LA4S कोड यूज करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं इजीली, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी। दूसरा, अगर आप आते हो बैच में ज्वाइन करते हो तो आपको एक बुक भी मेरे साइड से मिलेगी जिसमें 2000 क्वेश्चंस, समझ रहे हो? मार्केट में ये बुक ही आएगी आपके लिए 500-600 की। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा था पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज, मतलब ये इन दो लाइन में क्या कंडीशन होगी? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यूनिक है, क्या है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये y इक्वल टू 3 है तो ये लाइन होती कैसी है। तो एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। याद रखना, अगर कोई तुमको x इक्वल टू कोई 2 दे दे और बोले ये लाइन कैसी होगी, तो याद रखना ये लाइन y के पैरेलल होगी, और कहां बनेगी? जहां पे x 2 है, तो ये लाइन x इक्वल टू 2 है। अगर कोई तुमसे बोले y इक्वल टू 3, तो ये लाइन कैसी होगी? x एक्सिस के पैरेलल होगी, और जहां पे भी y 3 होगा वैसी लाइन होगी। बस ये दो कॉन्सेप्ट समझने हैं। अगर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो y के पैरेलल, और y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो x के पैरेलल। तो यहां पे क्या है हमारा कॉन्सेप्ट? हमारे पास दो लाइन है, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 8। तो अगर मैं x एक्सिस बना लूं और ये y एक्सिस बना लूं, तो y इक्वल टू 3 लाइन कैसी होगी? x के पैरेलल। तो 1 2 3, मान लो यहां पे 3 है,
तो एक्स एक्सिस से पैरेलल जो बनेगा वो लाइन हो जाएगी y इक्वल टू 3, 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 है तो y इक्वल टू 8 ये लाइन हो जाएगी। ये भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो देखो ये लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो भैया पैरेलल में क्या होता है? नो सॉल्यूशन। क्या होता है? पैरेलल में कैसे सॉल्यूशन होते हैं? नो सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गिवन द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ ए इज देयर नो कॉमन सॉल्यूशन। अगर कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं, देखो कॉमन सॉल्यूशन कब आता है? जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, जब दो लाइन कोइंसिडेंट होती हैं, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, तो इनमें कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता है। कॉमन सॉल्यूशन मतलब जहां पे वो इंटरसेक्ट करें, तो दो पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट करती नहीं है, इसका मतलब है इसमें पैरेलल की कंडीशन लगानी है। और पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हमने पैरेलल की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा यहाँ पे अप्लाई करते हैं जो इक्वेशन दे रखी है, जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या लिखा है? ax प्लस a माइनस 1 इंटू वाई, इस 1 को LHS में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1, तो ये हो गया ax प्लस a माइनस 1 इंटू वाई माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसको चलो सिंप्लीफाई करते हैं, तो a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस नहीं माइनस है, एक मिनट, यहां पे हमारे पास a प्लस 1 इंटू एक्स माइनस ए वाई, और ये भी 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब इन वैल्यूज को यहां पुट करते हैं। a1 a2 क्या होता है? x का कोफिशिएंट, तो ये a अपॉन a प्लस 1, b1 y का कोफिशिएंट होता है नहीं a माइनस 1 अपॉन y का कोफिशिएंट माइनस का a, c1 c2 माइनस 1 माइनस 1, तो a अपॉन a प्लस 1, a माइनस 1 अपॉन माइनस a नॉट इक्वल टू, माइनस माइनस कट जाएगा 1 आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है? तो a अपॉन a प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस 1 अपॉन माइनस का a, ये हमने कंडीशन ले ली। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a प्लस 1 का मल्टीप्लाई a माइनस 1 में, और माइनस a का मल्टीप्लाई a में करोगे तो माइनस का a स्क्वायर आएगा। a प्लस b a माइनस b क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस का a स्क्वायर, तो a स्क्वायर, ये जो माइनस का है ये प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का a स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 2a स्क्वायर आ जाएगा 1 के बराबर, तो a स्क्वायर आ जाएगा 1/2, a स्क्वायर क्या आ गया? 1/2 आ गया। स्क्वायर रूट कर दो बोथ साइड, तो a आ जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट √2 हो जाएगा, तो a इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन √2। ठीक है, a इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1 अपॉन √2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? क्या इसमें आंसर हमारा बी पार्ट है? चेक कर लो, क्या इसमें हमारा जो आंसर है वो बी पार्ट है? आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से इसको करना है। नेक्स्ट है, सुनीता हैज x रुपीज मोर देन विनय हैज। ओके, यानी विनय के पास जो अमाउंट है उससे x रुपीज ज्यादा है किसके पास? सुनीता के पास। टुगेदर दे हैव अ टोटल ऑफ y रुपीज, दोनों के पास टोटल जो है वो y रुपीज है, और द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट विनय हैज, मतलब विनय के पास कितना अमाउंट है ये बताना है। तो अगर आपने लेट कर लिया, लेट विनय अमाउंट, लेट विनय अमाउंट बी, अब एक्स वाई में ऑलरेडी क्वेश्चन में है तो हमने अमाउंट मान लिया, लेट से स्मॉल ए, हमने मान लिया कि विनय के पास जो अमाउंट है वो ए है। तो फिर सुनीता का अमाउंट क्या होगा? सुनीता के पास अमाउंट कितना हो जाएगा? क्या वो ए तो विनय के पास है और सुनीता के पास x रुपीज ज्यादा है, मोर है, तो क्या ए में x ऐड हो जाएगा?
क्लियर है दोनों का? टोटल अमाउंट टुगेदर दे हैव टोटल वाई रुपीज, टोटल अमाउंट जो है टोटल अमाउंट जो है वो कितना है, वाई रुपीज है। और टोटल का मतलब क्या है, इन दोनों को ऐड कर दो। तो इस ए को ऐड कर दो ए प्लस एक्स के साथ, तो ए प्लस ए हो जाएगा, और ये टोटल है वाई के बराबर। ए प्लस ए हो गया 2a, ये x है इक्वल टू वाई, तो 2a इक्वल टू एक्स उधर पहुंच जाएगा तो y माइनस का x हो जाएगा, तो a कितना आ जाएगा, y माइनस का x अपॉन 2। तो क्या ऑप्शन ए आ गया, क्योंकि ए जो था वो विनय का अमाउंट था और क्वेश्चन में विनय का ही अमाउंट पूछा जा रहा है। तो क्या ए ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए अच्छे से, समझ लो, क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। देखो ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो पहले तो आपको 2 डिजिट लेट करनी पड़ती है। लेट टेंस डिजिट बी एक्स और यूनिट डिजिट भी वाई, यूनिट डिजिट भी वाई। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं तुमसे कहूं 23 लिखा है तो इसको टेंस डिजिट बोलते हैं, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो मैंने इसकी टेंस डिजिट को एक्स माना, यूनिट डिजिट को वाई माना। तो अगर मैं यहां से नंबर लिखना चाहूं 2 डिजिट नंबर तो क्या होगा, तो 2 डिजिट नंबर में कॉन्सेप्ट ये होता है, जो हमारी टेंस डिजिट होती है उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यूनिट डिजिट को ऐड कर देते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या 23 आ जाएगा। तो ऐसे ही इसमें करोगे 10 का मल्टीप्लाई एक्स में, क्योंकि हमारी ये टेंस डिजिट है, और ऐड कर दोगे यूनिट डिजिट, तो ये हमारा नंबर है। अब तुम्हें क्या करना है, इस क्वेश्चन में डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर, यानी इसकी बात हो रही है, इसका डिफरेंस लेना है किसके साथ, एंड नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। यानी अब एक दूसरा नंबर है जिसमें हो क्या रहा है, इसकी डिजिट का इंटरचेंज हो रहा है, यानी कि जहां x है वहां y आ जाएगा और जहां y है वहां पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये तुमसे बोला जा रहा है। ठीक है, अच्छा जी, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 10x प्लस वाई, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 10y माइनस का x, ऐसे ही तो आएगा। तो 10x में अगर x माइनस होगा तो 9x आ जाएगा, y में माइनस का 10y होगा तो माइनस का 9y हो जाएगा। तो 9 अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस का y, क्या आ जाएगा 9 ब्रैकेट में x माइनस का y। तो आप देख पा रहे हो कि हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो 9 का मल्टीपल है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन 9 का मल्टीपल नहीं है। तो ये तो 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, मतलब 9 से डिवाइड करके देख लो। कुछ लोग कह रहे हैं सर कैसे, अरे 9 से डिवाइड कर लो। ठीक है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, तो यही आंसर है, क्योंकि ये बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48, क्योंकि 48 9 की टेबल में नहीं आता है। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, टैक्सी फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर इज 10 रुपीज, फेयर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस ₹6 पर किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस x है, टोटल फेयर y है। होता ना जैसे टैक्सी आपने बुक करी तो टैक्सी वाला बोलेगा देखो ऐसा है, अगर आप ज़्यादा दूर तक जाओगे तो मैं रुपए थोड़े कम कर लूँगा, लेकिन अगर आप थोड़ी दूर के लिए जाओगे तो पैसा ज़्यादा लूँगा। तो अगर आपके पास टोटल डिस्टेंस अगर x है, टोटल डिस्टेंस कितनी है x, तो टैक्सी वाला ये कह रहा है कि अगर तुम 1 किलोमीटर जाओगे ना, 1 किलोमीटर, तो मैं तुमसे 10 रुपए लूँगा भाई 1 किलोमीटर की शुरुआत के। ठीक है, शुरुआत के 1 किलोमीटर के लिए तो मैं 10 रुपए लूंगा, लेकिन उसके बाद तुम जितने भी किलोमीटर जाओगे तो पर किलोमीटर चार्ज मैं लूंगा 6 रुपीज। तो अब बताओ, अगर मैं कहूं तुम टोटल 10 किलोमीटर जाना है और 1 किलोमीटर का हिसाब किताब अलग है, तो कितने किलोमीटर बचे, तो आप कहोगे सर 10 में से 1 हटा दो, 9। तो वैसे ही टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक x है और ये तुम्हारा 1 है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, x माइनस 1। ठीक है, यहां से मतलब अगर ये पॉइंट A है,
ये पॉइंट बी है और ये सी है। तो अगर ए बी हमारा 1 किलोमीटर है तो बी सी कितना बचेगा, x माइनस का 1। तो जो टोटल फेयर तुम्हें पे करना पड़ रहा है वो तो है y रुपीज। टोटल फेयर कितना है, y रुपीज के बराबर है। अच्छा, टोटल फेयर कैसे काउंट करते हो? जैसे मैं तुमसे बोलूं कि मुझे 10 किलोमीटर जाना है और हर किलोमीटर का चार्ज है 10 रुपए, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? आप कहोगे 10 इंटू 10 100, यानी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 का मल्टीप्लाई 1 में कर लो, फिर प्लस 6 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 में कर लो, बस हो गया। ये आ जाएगा टोटल फेयर और ये इक्वल टू वाई है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो हो गया 10, ये 6x माइनस का 6 इक्वल टू वाई। तो ये 6x 10 माइनस 6 हो गया 4 इक्वल टू वाई। तो ये आ जाएगा 6x माइनस का वाई प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो भैया ये कौन सा ऑप्शन हो गया? क्या ए पार्ट आ गया? 6x माइनस का वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, चेक कर लो क्या आ गया आंसर, 6x माइनस का वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, बोला सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर का भी क्वेश्चन एक बताया था क्या, कि अगर मैं लेट कर लूं, लेट 10th डिजिट बी x, लेट 10th डिजिट बी x एंड यूनिट डिजिट बी y, एंड यूनिट डिजिट बी y। अगर मैंने 10th डिजिट को x ले लिया और यूनिट डिजिट को y ले लिया, तो क्वेश्चन में बोला क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स और 2 डिजिट नंबर कितना है 9। तो डिजिट का जो सम है यानी x प्लस वाई कितना है 9 के बराबर है। ये फर्स्ट कंडीशन। अच्छा, अगर ये डिजिट है तुम्हारी x और ये y, तो यहां पे नंबर हमारा क्या होता है, क्या यहां पे नंबर हमारा 10x प्लस वाई होता है? जरा चेक करें, क्या यहां पे हमारा नंबर 10x प्लस वाई होता है? जरा चेक कर लो। ठीक है, लेट द 10th डिजिट बी x, यूनिट डिजिट बी y, तो हमारा जो नंबर है वो क्या 10x प्लस वाई हो जाएगा? जो हमारा नंबर है क्या वो 10x प्लस वाई हो जाएगा? चेक करिए, अगर लेट कर लें 10th डिजिट बी x, यूनिट डिजिट बी y, तो नंबर हो गया 10x प्लस वाई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, पहली कंडीशन तो ये आगे देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 9। 27 इज एडेड टू 8, द डिजिट ऑफ नंबर गेट रिवर्स्ड। मतलब अब जो बोला जा रहा है, इफ 27 एडेड टू 8, अब 8 का क्या मतलब, 8 का मतलब यहां पे नंबर से है कि अगर 27 अगर ऐड कर दें इस नंबर में, तो 10x प्लस वाई में अगर मैं 27 ऐड कर दूं, तो ये बोला गया है कि नंबर जो है ना उसकी जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स ऑफ द नंबर गेट रिवर्स्ड, यानी ये नंबर था, इसकी डिजिट रिवर्स हो जाती है, यानी कि 10y प्लस x हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10x, ये x उधर माइनस करो, y, ये 10y उधर माइनस कर दो, इक्वल टू 27 को राइट साइड कर दे रहा हूं, तो ये आ जाएगा माइनस का 9x, नहीं 9x प्लस का आएगा माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 27। क्या ये पूरी कंडीशन 9 से डिवाइड हो रही है? आप कहोगे हाँ सर। तो क्या x माइनस वाई क्या यहाँ पे -3 आ जाएगा, माइनस का 3। फर्स्ट कंडीशन चेक करो, मैंने पूरी कंडीशन को 9 से डिवाइड करा, तो ये x, ये y आ गया और ये माइनस का 3। और पहली कंडीशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 9। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, ये पहली है। अब ऐड कर दो तो 2x इक्वल टू कितना होगा 6, तो x आ जाएगा 3। तो अगर x 3 है और x प्लस वाई हमारा 9 है, तो y कितना होगा, तो क्या y की वैल्यू 6 आ जाएगी? तो हमसे पूछा क्या है, नंबर पूछा है, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर हमारा है 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 3 और y है 6, तो 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्योंकि x 3 था ना और y 6 था, तो डी पार्ट हमारा आंसर होगा। क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है बढ़िया से? चलो नेक्स्ट है, द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कब कंसिस्टेंट होता है, तो देखो दो केस होते हैं, एक कंसिस्टेंट होता है, एक इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट का मतलब होता है चाहे तुम्हें सॉल्यूशन मिलना चाहिए, चाहे इंटरसेक्टिंग हो जाए, चाहे एक सॉल्यूशन मिले, चाहे तुम्हें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले, यानी कोइंसिडेंट लाइन, इसी को कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो कंसिस्टेंट क्या होता है, इंटरसेक्टिंग और
कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर हो गया? तो ये तो मतलब थ्योरी बेस्ड था। नेक्स्ट है द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट लाइन विच आर इंटरसेक्टिंग एट बी कॉमा ए, इंटरसेक्टिंग एट ए कॉमा बी, पैरेलल, कोइंसिडेंट। ये शुरुआत के क्वेश्चन में याद है आपको बताया था मैंने कि अगर x इज इक्वल टू ए है तो ये लाइन y के पैरेलल बनती है। ये लाइन कैसी बनती है? y के पैरेलल, जहां भी तुम्हारा x a होगा। तो अगर ये x a है यहां पे, तो ये लाइन x इक्वल टू क्या होगी? a होगी। y इज इक्वल टू b, तो जहां पे भी y यहां पे b होगा तो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। ये बन जाएगा y इज इक्वल टू b। चेक करो जरा, ये x इक्वल टू a, ये y इक्वल टू b। समझ में आ रही बात? तो बोला है ये, अब खुद बताओ ये दो लाइन कहां इंटरसेक्ट हो रही है? क्या यहां पे इंटरसेक्ट हो रही है? P पॉइंट ये है क्या? तो एक बताओ, अगर ये लेंथ a है और यहां ये b है तो ये लेंथ b है, तो कोई अगर इस पॉइंट को लिखना चाहे तो पॉइंट क्या होता है? x, y होता है। तो यहां पे x कितना है? a है, और y कितना है? b। तो a, b, तो इंटरसेक्टिंग एट a, b। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इस तरीके से आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।